बिहार के छपरा में सोमवार को मतदान के दौरान शुरू हुआ विवाद आज हिंसक हो गया। बीजेपी और आरजेडी समर्थकों के बीच गोलीबारी हो गई, जिसमें एक शख्स की जान चली गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। और गोलीबारी के बाद की जो तस्वीरें सामने आई उसमें 2 लोग लहूलुहान हालत में दिखे, जबकि एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उनके बेटे का कोई कसूर नहीं था और वो पढ़ाई करने जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे किसी ने गोली मार दी। पल्ले भी तो हंगामा हुआ था बूथ होटले का, तो पल्ले का ही हंगामा शायद कुछ लोग किया। पल्ले ये जा रहा था पढ़ाई करने, उसी रास्ते से, वही रास्ता है हम लोग आने जाने का, तो बीच में इसको गोली लग गया। वहीं एक शख्स की मौत के बाद छपरा में कोहराम मच गया। छपरा के ठाकुर चौक पर जैसे ही मृतक का शव पहुंचा, लोग भड़क गए और लोगों ने छपरा प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। जिसके बाद वहां देखते ही देखते तनाव बढ़ गया और गुस्साई भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हालात बिगड़ता देख जिला प्रशासन ने छपरा जिले में इंटरनेट सेवा पर 2 दिनों के लिए रोक लगा दी। वहीं हालात को सामान्य करने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। वहीं गोलीकांड की इस घटना के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। वहीं इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई। वहीं गोलीकांड की इस घटना के बाद खुद रोहिणी आचार्य सामने आई और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए पुलिस से न्याय मांगा, जिस पर बीजेपी और जेडीयू की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में, उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी भद्दी मुझे गालियां दी गई है। छपरा का इतिहास पूरे भारत में सबसे बड़ा इतिहास है चुनावी हिंसा का, और वो प्रकरण हमेशा लालू यादव जी के और उनके पार्टी से जुड़ा रहा है और मुझे लगता है उसी के कारण ये इतना बड़ा माहौल बना है। तो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। बताया गया कि विवाद सोमवार को मतदान के दौरान रोहिणी आचार्य के मतदान केंद्र पहुंचने पर शुरू हुआ था। बीजेपी नेताओं से रोहिणी आचार्य की तीखी बहस हुई थी, जिसके बाद सोमवार को शुरू हुई ये चुनावी रंजिश गोलीकांड तक पहुंच गई। वहीं इस घटना के बाद रोहिणी आचार्य पटना के पीएमसीएच अस्पताल पहुंची और घायलों का हालचाल जाना। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की सभा में फिर हंगामा हो गया। अखिलेश यादव आजमगढ़ जिले की लालगंज लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार दरोगा प्रसाद सरोज के समर्थन में सभा करने पहुंचे थे, जहां भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि सभा में आगे खड़े लोगों ने बैरिकेड हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद वहां हालात बिगड़ गए। वहां मौजूद पुलिस वालों ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन भारी भीड़ के आगे उनकी एक न चली। बाद में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और हालात को काबू करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। दावा है कि इस दौरान भीड़ की तरफ से भी पुलिस वालों पर हमले किए गए, कुर्सियां तोड़ दी गयी, साथ ही जिस स्टैंड पर लाउडस्पीकर लगाए गए थे वो भी गिर गया। मंच पर मौजूद अखिलेश यादव बार बार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते नजर आए। अखिलेश यादव की सभा में काफी देर तक हंगामा होता रहा। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने इसे शांत कराया। और ये हंगामा तब हुआ जब अखिलेश यादव खुद सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सभा के दौरान अखिलेश यादव ने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों का मुद्दा उठाया। इस बार चुनाव में बीजेपी की करारी हार का दावा किया। इस बार जो कुछ भी ये अनगढ़ित बनाए हुए हैं बीजेपी के लोग, जो कुछ उन्होंने अपनी रणनीति बनाई है, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा का पूरा सफाया करने का मन बनाया है। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आजमगढ़ में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अखिलेश के बयान पर पलटवार करते हुए फिर 400 पार नारे को दोहराया। के 400 पार के नारे से समाजवादी पार्टी को चक्कर आने लगता है, वे भौचक हो जाते हैं। 400 पार कैसे? साथ ही योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की सरकार पर अपराधियों और माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बस्ती में प्रचार के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। बुलडोजर कार्रवाई पर योगी सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि सरकार बदलने के बाद बुलडोजर का ड्राइवर भी बदल जाएगा। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राम प्रसाद चौधरी के समर्थन में रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली और योगी सरकार में हो रही बुलडोजर कार्रवाई पर भी तंज कसा। क्या बुलडोजर में दिमाग होता है क्या?
अगर बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है और कभी स्टीयरिंग पे आदमी बदल गया तब क्या होगा? अखिलेश यादव ने एसपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई वाले अफसरों को भी चेतावनी दी कि कुछ अधिकारी अपनी सीमाओं से बाहर जाकर के समाजवादियों को परेशान कर रहे हैं। सुना है कि भट्टे में पानी डाल दे रहे हो और अगर हम लोगों ने पानी डालना शुरू कर दिया तो कहां बह जाओगे पता नहीं लगेगा। अखिलेश यादव ने बुलडोजर कार्रवाई के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। जो धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनेगी। अब सपा का भविष्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक विवादित बयान दिया, जिस पर सियासी बयानबाजी अब तेज हो गई। नाना पटोले ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना रावण से कर डाली और कहा कि सीता जी को चुराने रावण जब आया था तब वो भी भगवा कपड़ा पहन के आया था। नाना पटोले ने सीएम योगी पर भगवा विचारधारा के अपमान का आरोप लगाया। भगवे कपड़े पहनकर इस तरह की बात करते हैं तो सीता जी को चोरने को रावण जब आए थे तो भी भगवे कपड़े पहन के आए थे, उसका मीनिंग हम ऐसा नहीं लगाएंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि गलत नीतियों को समर्थन करना, भगवाधारी कपड़ा पहनते, यही गलत है। इस बयान पर बीजेपी ने नाना पटोले के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी को घेर लिया। मैं नाना पटोले जी को बता देना चाहता हूं, जानते क्या होता है कि राहुल गांधी जी जाते थे और पूजा करके निकल के और जनेऊ दिखाई जाती थी उनकी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जाति और गोत्र भी बताया जाता था। फिर उनकी पार्टी के जो सांसद थे वो वकील का चोला ओढ़कर बाबरी मस्जिद के पक्ष में जाकर खड़े होते थे। नाना पटोले ने इससे पहले भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राम मंदिर जाने के बाद विवादित बयान दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ा बयान दिया। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया पीएम मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ को जल्द ही मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के लोगों को ही सीएम योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। कल योगी जी भी दिल्ली आए थे। योगी जी ने भी आकर दिल्ली में मुझे काफी गालियां दी। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, योगी जी, आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे हैं। मुझे गाली देने से क्या फायदा। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं, आप उनसे निपटिए ना। दरअसल अरविंद केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए हैं वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि चुनाव के 3 से 4 महीने बाद ही मोदी उनसे शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह की तरह ही यूपी की सत्ता छीन लेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह पर भी अरविंद केजरीवाल का गुस्सा फूटा। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह को अपना वारिस बनाना चाहते हैं, लेकिन अमित शाह प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी की छुट्टी हो जाएगी, इसलिए अमित शाह का प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। अभी तो आप पीएम बने नहीं हैं और आपको इतना अहंकार हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप पीएम नहीं बन रहे हैं क्योंकि 4 जून को लोग बीजेपी की सरकार नहीं बना रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल अमित शाह के उस बयान पर भड़के जिसमें अमित शाह ने यह आरोप लगाया था कि केजरीवाल और राहुल गांधी को पाकिस्तान पसंद है, जिसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह पर तीखा हमला बोला। दिल्ली के लोगों ने हमें 62 सीट 56% वोट शेयर देके सरकार बनाई है। क्या दिल्ली के लोग पाकिस्तानी हैं? पंजाब के लोगों ने हमें 117 में से 92 सीट्स देके सरकार बनाई है। क्या पंजाब के लोग पाकिस्तानी हैं? दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं और 7 सीटों पर 25 मई को एक ही चरण में वोट डाले जाने हैं। इसीलिए यहाँ चुनावी शोर के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप भी बढ़ते जा रहे हैं। ओडिशा की पूरी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा के भगवान जगन्नाथ और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दिए गए बयान पर विवाद खड़ा हो गया। संबित पात्रा का ये बयान अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी और भगवान जगन्नाथ को लेकर टिप्पणी करते नजर आए। मीडिया से बातचीत के दौरान संबित पात्रा ने कहा कि भगवान जगन्नाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही इस पर विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद संबित पात्रा एक बार फिर मीडिया से रूबरू हुए और भगवान जगन्नाथ को लेकर दिए गए अपने बयान पर माफी मांगी। मुझे महाप्रभु जी से क्षमा याचना करनी चाहिए और मैंने निर्णय लिया है कि मैं उसके लिए उपवास भी करूंगा। संबित पात्रा ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, बल्कि उनकी जुबान फिसल गई थी।
इस बीच भगवान जगन्नाथ पर दिए गए अपने बयान को लेकर संबित पात्रा विरोधियों के निशाने पर आ गए। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने संबित पात्रा के बयान की कड़ी निंदा की। नवीन पटनायक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर संबित पात्रा के बयान को भगवान का अपमान बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान उड़िया अस्मिता के सबसे महान प्रतीक हैं। संबित पात्रा के बयान से दुनिया भर में करोड़ों जगन्नाथ भक्तों और उड़िया लोगों की आस्था को ठेस पहुंची। महाप्रभु को दूसरे इंसान का भक्त कहना पूरी तरह से निंदनीय है। बीजेपी नेता भगवान को राजनीति से दूर रखें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संबित पात्रा के बहाने पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जब प्रधानमंत्री खुद को शहंशाह और दरबारी उन्हें भगवान समझने लगे तो मतलब साफ है कि पाप की लंका का पतन नजदीक है। करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने का अधिकार मुट्ठी भर बीजेपी के लोगों को आखिर किसने दिया? ये अहंकार ही उनके विनाश का कारण बन रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने बीजेपी से संबित पात्रा को पार्टी से निकालने की भी मांग की। दिल्ली पुलिस ने कार चोरों के एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो दिन दहाड़े सबकी आंखों के सामने कार चुरा देते थे। इन कार चोरों पर किसी को शक तक नहीं होता था क्योंकि उनका तरीका बिल्कुल अलग था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कार चोरों का ये गैंग ट्रैफिक पुलिस की वर्दी में चोरी करता था। ये गैंग अपने साथ गाड़ियों को टो करके यानी उनको उठाने के लिए क्रेन लेकर चलता था। ये गैंग उन गाड़ियों को निशाना बनाता था जिनके रजिस्ट्रेशन की मियाद पूरी हो चुकी थी। ट्रैफिक पुलिस की वर्दी और क्रेन देखकर किसी को शक भी नहीं होता था कि सामने वाला कार चोरी कर रहा है। इस गैंग का पर्दाफाश तब हुआ जब वसंत कुंज में रहने वाले एक शख्स ने थाने में अपनी कार गायब होने की शिकायत की। पुलिस वालों के होश तब उड़ गए जब कार मालिक ने कहा कि उनकी कार को ट्रैफिक पुलिस वाले उठाकर ले गए। इसके बाद पुलिस वालों ने सीसीटीवी की मदद से चोरी के लिए इस्तेमाल की गई क्रेन के रूट को ट्रैक किया और उसके बाद दिल्ली के कंझावला इलाके से क्रेन ड्राइवर को दबोचा गया। क्रेन ड्राइवर ने बताया कि एक आदमी ने खुद को ट्रैफिक पुलिस वाला बताते हुए क्रेन किराए पर ली थी, जिसके बाद पुलिस ने कुसुमपुर पहाड़ी पर रहने वाले अजय नाम के इस शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक अजय ही ट्रैफिक पुलिस की वर्दी पहनकर कार चुराता था। इस मामले में पुलिस ने 2 स्क्रैप डीलर्स को भी गिरफ्तार किया है जो गाड़ियों के पार्ट्स खोलकर उन्हें बेच देते थे। ये खबर हम सबके लिए एक सबक भी है कि अगर हम किसी को अपनी गाड़ी उठाते देखें तो सबसे पहले उसका आईडी कार्ड चेक करें और उसकी पहचान पुख्ता करें। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने एसआईटी को गठित किया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के निजी सचिव रहे विभव कुमार पर मुख्यमंत्री निवास में स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का आरोप लगा है। इस घटना के करीब 1 हफ्ते बाद मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक एसआईटी टीम की अगुवाई उत्तरी दिल्ली की डीसीपी अंजित चेप्याला करेंगी, जबकि इस टीम में इंस्पेक्टर रैंक के 3 अधिकारी होंगे, जिनमें दिल्ली के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन का एक अधिकारी भी शामिल है, जहां मामला दर्ज किया गया था। इस बीच स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया के जरिए एक बार फिर अपनी ही पार्टी के लोगों पर हमला बोला। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि दिल्ली के मंत्री झूठ फैला रहे हैं कि मुझ पे भ्रष्टाचार की एफआईआर हुई है, इसीलिए बीजेपी के इशारे पर मैंने ये सब किया। पूरी ट्रोल आर्मी मुझ पर लगा दी गई है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने सच बोला। पार्टी के सभी लोगों को फोन करके बोला जा रहा है कि स्वाति की कोई पर्सनल वीडियो है तो भेजो, लीक करनी है। तुम्हारे हर फैलाए झूठ के लिए तुम्हें कोर्ट लेकर जाऊंगी। इस मामले में आरोपी विभव कुमार को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और वो फिलहाल पुलिस कस्टडी में है। स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी मामले पर दिल्ली की सियासत गर्म है। बीजेपी ने एक बार फिर इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल खड़े किए और लखनऊ गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए इस घटना को दिल्ली सीएम हाउस कांड करार दिया। साथ ही बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के उन आरोपों पर भी पलटवार किया जिनमें स्वाति मालीवाल पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया जा रहा था। 20-22 साल से आपके साथ एनजीओ के जमाने से काम करने वाली आपकी सबसे साथ की वरिष्ठ सहयोगी जो आपकी राज्यसभा सांसद हैं, उनके बारे में कोई ज्ञान नहीं था कि अचानक वो बीजेपी के एजेंट नजर आने लगे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर इस घटना को बीजेपी का षड्यंत्र बताया। ये साफ दिख रहा है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार इस मामले का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल इस मामले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर हैं। क्या आपका फोन भी जल्दी खराब हो जाता है जिसके चलते आपको नया फोन लेना पड़ता है? अगर ऐसा है तो आपके लिए अच्छी खबर है। स्मार्टफोन की उम्र बढ़ाने के लिए राइट टू रिपेयर कानून लाया गया, जिसके बाद स्मार्टफोन बनाने वाली 2 बड़ी कंपनियों गूगल और सैमसंग ने अब एप्पल की तरह 7 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट देने का ऐलान किया है। इससे पहले ज्यादातर फोन्स में 3 साल के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट आने बंद हो जाते थे और उसके बाद लोगों को मजबूरन
नया स्मार्टफोन लेना पड़ता था। कई देशों में राइट टू रिपेयर कानून आने के बाद कंपनियों को अपनी नीतियों को बदलना पड़ा है। राइट टू रिपेयर कानून के तहत फोन के पार्ट्स खराब होने पर कंपनी को उनकी मरम्मत करनी होगी। इससे पहले जब भी फोन का कोई पार्ट खराब होता था तो कंपनी आमतौर पर उसकी रिपेयरिंग नहीं करती थी। इस कानून के आने से यूजर्स की बचत के साथ साथ ई कचरे का बोझ भी कम होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय घरों में मोबाइल और लैपटॉप मिलाकर 20 करोड़ से ज्यादा गैजेट्स बेकार पड़े हैं। राइट टू रिपेयर कानून लागू होने से मोबाइल फोन की लाइफ कई साल बढ़ जाएगी। पुणे हिट एंड रन मामले में महाराष्ट्र पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस ने संभाजीनगर से आरोपी नाबालिग लड़के के रियल एस्टेट डेवलपर पिता विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है और उसे अब क्राइम ब्रांच के दफ्तर लेकर आई है। यही नहीं, पुलिस ने आरोपी के पिता के खिलाफ धारा 75/77 के तहत मामला दर्ज कर लिया। आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने अपने नाबालिग बेटे को पोर्श कार चलाने दी। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के उन्होंने अपने बेटे को कार चलाने दी, जो लापरवाही है। इसके अलावा विशाल अग्रवाल ने आरोपी नाबालिग को शराब पीने के लिए पैसे मुहैया कराए, जबकि पुलिस ने हाईकोर्ट से आरोपी नाबालिग पर वयस्क अभियुक्त के रूप में मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ये जो सेक्शन 2 और सेक्शन 15 का प्रावधान है, इसको यूज करने के लिए हम पूरे पॉसिबल लीगल रेमेडीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसको हम यूज करेंगे। वहीं पुणे हिट एंड रन मामले में पुलिस ने 4 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें होटल और पब मालिकों के साथ 2 मैनेजर शामिल हैं, जिन्होंने नाबालिग को बार में एंट्री दी और शराब परोसी। यही नहीं, पुणे पुलिस ने पीड़ित परिवारों को यकीन दिलाने की भी कोशिश की कि इस मामले में जो कोई भी आरोपी की मदद करने की कोशिश करेगा उसे कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। दरअसल पुणे पुलिस पर आरोप लगे हैं कि वो 2 लोगों की मौत के जिम्मेदार आरोपी नाबालिग को बचाने की कोशिश कर रही है। मृतक अनीश अवधिया के रिश्तेदारों का कहना है कि पुलिस इस मामले में लीपापोती कर रही है। अभी भी पुलिस पूरे केस में लीपापोती कर रही है। जो वास्तव में 304 की धारा लगनी चाहिए वो उसके ऊपर नहीं लगाई गई है। पुलिस उसको ले जाती है और उसका मेडिकल नहीं कराती है, क्योंकि मेडिकल यदि कराती तो वहाँ न्यायालय में उसको पेश करती, 12-14 घंटे के अंदर उसकी बेल हो जाती है। वहीं पुणे हिट एंड रन मामले में मारी गई अश्विनी कोष्टा के पिता ने रुंधे गले से कहा है कि आरोपी के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ये संविधान है और संविधान में जो कानून पहले से बना हुआ है उसको अलग से तो लागू करने की जरूरत नहीं है, तो उसी के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए जिसमें आगे लोग सबक लें। दरअसल 2 दिन पहले यानी रविवार को मध्य प्रदेश के रहने वाले पेशे से इंजीनियर अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा पुणे के एक होटल में पार्टी करने के बाद मोटरसाइकिल से लौट रहे थे। लेकिन जैसे ही वो कल्याणी नगर जंक्शन पर पहुंचे तो एक तेज रफ्तार पोर्श कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यही नहीं, सीसीटीवी फुटेज में भी दिखा कि जैसे ही बाइक ने टर्न लिया, पीछे से तेज रफ्तार पोर्श कार आई और उसने बाइक को उड़ा दिया। एक्सीडेंट के बाद बाइक के परखच्चे उड़ गए, जबकि आरोपी नाबालिग की करोड़ों की पोर्श कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। इस बीच भीड़ जुट गई और उसने आरोपी नाबालिग की जमकर पिटाई की। कहा जा रहा है कि आरोपी नाबालिग पोर्शे कार 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ड्राइव कर रहा था। यही नहीं, आरोप है कि उसने शराब पी रखी थी, जिससे जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें आरोपी नाबालिग अपने दोस्तों के साथ बार में शराब पीता नजर आया। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी खुलासा हुआ कि हादसे में शामिल पोर्श कार बगैर रजिस्ट्रेशन के सड़कों पर दौड़ रही थी। यही नहीं, इस कार से जुड़ी जरूरी रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं दी गई थी। लिहाजा इस मामले में भी कार के मालिक यानी आरोपी नाबालिग के पिता के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन सवाल ये कि इस एक्सीडेंट मामले ने तूल क्यों पकड़ा? दरअसल मामला तब गरमाया जब 2 लोगों की जान लेने वाले नाबालिग आरोपी को कोर्ट ने कुछ घंटे के भीतर ही जमानत दे दी। कोर्ट ने उससे कहा कि वो 15 दिनों के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करे। नाबालिग आरोपी दुर्घटना पर एक निबंध लिखे, ऐसे डॉक्टर से इलाज कराए जो शराब छोड़ने में मदद करे, मनोचिकित्सक से परामर्श ले और उसकी रिपोर्ट सौंपे। तो शायद यही वजह है कि मृतक अनीश अवधिया की मां की आंखों में आंसू थे तो बहन गुस्से में नजर आई। वो बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहा है, वो भी इतनी हाई स्पीड में, और फिर लास्ट में उसको ये कहकर छोड़ दिया जाता है कि वो उसके ऊपर एक ऐसे लिख के आएगा। तो ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, मेरे भाई की जिंदगी के साथ ये बहुत बड़ा मजाक है।
पुणे हिट एंड रन केस में कई सवाल भी खड़े होते हैं और सवाल यह है कि क्या पुलिस को 200 से ज्यादा की स्पीड से फर्राटे भरती कार सड़क पर नजर नहीं आई। सवाल यह भी है कि आरोपी नाबालिग को चंद घंटों में आखिर जमानत कैसे मिल गई। सवाल यह भी है कि क्या सिस्टम ने आरोपी को बचाने के लिए लीपापोती की कोशिश की और यही वजह है कि यूबीटी के नेता संजय राउत ने भी इस मुद्दे को उठाया, जबकि पुणे के पुलिस कमिश्नर ने एक बार फिर से अपनी सफाई पेश की। एक युवा कपल 25 साल का जिस बेरहमी से कुचल दिया और जो लड़का है शराबी उसको 2 घंटे में बेल मिलता है। हाँ, उसका रिपोर्ट मेडिकल नेगेटिव आता है। जो शराब पिया है वो वीडियो सामने है। कौन मदद कर रहा है? तो पुलिस कमिश्नर कौन है? ये पुलिस कमिश्नर सस्पेंड करो, नहीं तो पुणे की जनता को सड़क पर उतरना होगा। पुलिस की भूमिका सख्त पहले दिन से शुरुआत से है। मैंने कल ये भी किया था कि मैं ओपन, हमारा चैलेंज है कि कोई भी लीगल एक्सपर्ट का पैनल हमारे सामने आ जाए और इसमें कोई दूसरा मार्ग जो कि हमने जो भूमिका ली है उससे ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो सकता था, अगर कोई हमको सुझाए तो मैं उस चर्चा के लिए तैयार हूं। उधर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने रिव्यू पिटीशन दाखिल की है और इस मामले में पीड़ितों को न्याय दिलाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। उस प्रकार से रिवीजन एप्लीकेशन पुलिस ने फाइल की है, उस पर सुनवाई चल रही है। शायद आज या कल में उस पर सुनवाई पूरी होगी, लेकिन वहां पर अगर न्याय नहीं मिला तो पुलिस जितना ऊपर जाना पड़े, पर इस मामले में निश्चित रूप से जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक पुलिस कोर्ट के सारे दरवाजे या सारे रास्ते टटोलते रहेगी। देश में साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह पर शिकंजा कसने की चुनौती भी बढ़ती जा रही है और सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 2023 में पूरे देश में साइबर ठगों ने लोगों के 7,488 करोड़ रुपए लूटे। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 990 करोड़ तो तेलंगाना में 759 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश में 721 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई। कर्नाटक में 662 करोड़ रुपए और तमिलनाडु में 661 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ। सरकार के मुताबिक देश में कुल 4,07,000 शिकायतों पर कार्रवाई भी हुई, जबकि 1,200 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड रोका भी गया। जानकारी के मुताबिक साल 2023 में साइबर क्राइम के कुल 11,28,000 मामले सामने आए। आसमान से बरसती आग से मैदानी इलाकों में तापमान 48 डिग्री के पार पहुंच गया, जिससे राहत पाने के लिए लोग पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिल रही, क्योंकि गर्मी का सितम पहाड़ी इलाकों में भी देखा जा रहा है। उत्तराखंड के कई इलाकों में इस समय तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। हालात ये है कि देहरादून में गर्मी ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहाँ तापमान 41 डिग्री दर्ज किया गया। आज ही देख लो 40 डिग्री टेम्परेचर है और बहुत ज़्यादा गर्मी है देहरादून शहर के अंदर। इतना सोचा नहीं था कि देहरादून शहर में भी गर्मी होगी इतनी खतरनाक। और अभी तो मई है, आगे जून है, गर्मी का तो ऐसा ही है बस। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में पड़ रही गर्मी की बात की जाए तो देहरादून में तापमान 41 डिग्री के पार पहुंच गया। नैनीताल में तापमान 36 डिग्री दर्ज किया गया। सबसे ठंडी जगहों में से एक मुनस्यारी में तापमान 28 डिग्री दर्ज किया गया। मुक्तेश्वर जैसे ठंडे इलाके में तापमान 29 डिग्री तक पहुंच गया। पिथौरागढ़ में भी तापमान 29 डिग्री से ज्यादा दर्ज हुआ। बर्फबारी वाले इलाके औली में भी तापमान 28 डिग्री दर्ज हुआ। उत्तरकाशी में तापमान 34 डिग्री दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ भी बढ़ती गर्मी से तपने लगे हैं। पिछले एक हफ्ते में वहां तापमान 5 से 6 डिग्री बढ़ा है और आने वाले दिनों में इसके और बढ़ने की आशंका भी जताई गई है। साथ ही मौसम विभाग ने वहां के 7 जिलों में 4 से 5 दिनों तक हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया, जिनमें ऊना, बिलासपुर, सुंदरनगर, मंडी, सोलन, धर्मशाला और पालमपुर शामिल हैं। ग्लोबल वार्मिंग का असर कह सकते हैं या फिर ये जो पेड़ जो है बहुत ज्यादा कट रहे हैं, जंगलों में बहुत ज्यादा आग लग रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बढ़ते तापमान से हिल स्टेशन भी झुलस गए हैं। वहाँ सोलन में 34 डिग्री, धर्मशाला में 35 डिग्री, पालमपुर में 35 डिग्री के पार और शिमला में तापमान 30 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। अगर हिल स्टेशन की बात करें जैसे शिमला है, धर्मशाला है, पालमपुर, तो यहाँ पे देखिए जो इनके तापमान है सामान्य से 4 से 5 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किए गए हैं और आगामी देखिए 4 से 5 दिनों में जो दिन के तापमान है वो ग्रेजुअल राइज होने की संभावना है। गर्मी की वजह से पहाड़ों में सैलानियों की तादाद भी घट गई। से निजात पाने के लिए लोग पहाड़ों का रुख करते हैं, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश के पहाड़ भी तपने शुरू हो गए हैं। मौसम विभाग ने वहां फिलहाल बारिश के आसार से भी इनकार किया।
भीषण गर्मी में ठंड का मजा लेने लोग पहाड़ों का रुख करते हैं, लेकिन इस बार पड़ रही गर्मी ने सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाके तो ऐसे हैं जहां तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। इनमें ऊना का तापमान 44.2 डिग्री दर्ज किया गया है। हमीरपुर में भी तापमान 44 डिग्री रहा। बिलासपुर में गर्मी का पारा 42.4 डिग्री रहा। सिरमौर में पड़ने वाले धौलाकुआं का तापमान 42 डिग्री दर्ज किया गया। सुंदरनगर में तापमान 40.3 डिग्री दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा का तापमान भी 40 डिग्री के पार पहुंच गया है, जबकि बरठी इलाके का तापमान भी 40 डिग्री दर्ज किया गया है। मैदानी इलाकों में तो गर्मी से हाल और भी बेहाल है। दिल्ली एनसीआर के अलावा राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में पारा 48 डिग्री के पार पहुंच गया है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। हालात ये हो गए कि पंखे और कूलर भी गर्म लपटों को ठंडा कर पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। दिल्ली के नजफगढ़ में अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री दर्ज किया गया। साथ ही अगले 7 दिनों तक मौसम विभाग ने दिल्ली में लू चलने की चेतावनी भी जारी की। उधर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान के भी कई जिलों में पारा 45 डिग्री के पार हो गया। उधर मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भी तापमान 45 डिग्री के पार दर्ज किया गया। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश, देन नॉर्थन पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इसके अलावा जो हीट वेव प्रवेल कर रही है वो आपका गुजरात में भी प्रवेल कर रही है। उधर आगरा में बढ़ती गर्मी से राहत देने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया। भोपाल में भी चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान नजर आए। अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसे वायरल वीडियोस दिख जाते हैं जिनमें लोग जलता हुआ या धुआं छोड़ता हुआ पान खाते हुए दिख जाते हैं। लेकिन ऐसे ही एक पान ने बेंगलुरु में रहने वाली 12 साल की एक बच्ची को अस्पताल पहुंचा दिया। 12 साल की ये लड़की अपने माता पिता के साथ एक पार्टी में गई थी, जहां स्मोक पान का भी स्टॉल लगा हुआ था। स्मोक पान से निकल रहे धुएं को देख 12 साल की ये बच्ची वहां पहुंच गई और वहां से उठाकर एक स्मोक पान खा लिया। पान खाने की कुछ देर बाद बच्ची के पेट में भयंकर दर्द शुरू हो गया, जिसके बाद उसके घरवाले उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। जांच में डॉक्टरों ने पाया कि स्मोक पान में मौजूद लिक्विड नाइट्रोजन की वजह से बच्ची के पेट में अंदरूनी जख्म हो गया है। हालात इतने बिगड़ गए थे कि डॉक्टरों को सर्जरी के जरिए पेट के संक्रमित हिस्से को काट कर अलग करना पड़ा। बच्ची को 6 दिन तक अस्पताल में रखने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। पेन था, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेन था, संभल नहीं पा रही थी, तो उनके माता पिता तुरंत हमारे यहाँ इमरजेंसी में लेके आए थे। तो इमरजेंसी में जो उनको एवेल्युएट किया तब पता चला कि उनको पेट में छेद या पेट फट गया था और गैस भर गया था। इस हालत में हमें इमरजेंसी सर्जरी करना पड़ा। ये घटना अप्रैल महीने की है, जिसकी खबर अस्पताल ने अब दी है। फिलहाल बच्ची स्वस्थ बताई जा रही है। डॉक्टर्स ने बताया कि बच्ची ने जो स्मोक पान खाया था उसमें सफेद रंग का धुआं बनाने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया गया था, जो कि बेहद नुकसानदेह होता है। नाइट्रोजन आमतौर पर गैस के रूप में हमारे आसपास के वातावरण में हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन लिक्विड नाइट्रोजन तैयार करने के लिए नाइट्रोजन गैस को -200 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करना पड़ता है और लिक्विड नाइट्रोजन के रूम टेम्परेचर या सामान्य तापमान पर आते ही उससे सफेद रंग का गाढ़ा धुआं निकलने लगता है। ये धुआं कितना गाढ़ा होता है इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 1 लीटर लिक्विड नाइट्रोजन से 700 लीटर सफेद धुआं बनता है। लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल कूलेंट के तौर पर किया जाता है। रेस्टोरेंट और खाने पीने में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। सामान्य तापमान पर उबलने लगता है लिक्विड नाइट्रोजन और जब ये ठंडा होता है तो सफेद धुआं बन जाता है। शरीर में पहुंचते ही अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है और वो शरीर में पहुंचकर अंदरूनी अंगों को काफी नुकसान पहुंचा सकता है, जैसा कि बेंगलुरु में हुआ। डॉक्टर्स का कहना है कि बेहद कम तापमान वाला लिक्विड नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में अगर शरीर में पहुंच जाता है तो अचानक सांस रुक सकती है। साथ ही ज्यादा मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन शरीर में पहुंचने से इंसान की मौत तक हो सकती है। कम मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन शरीर में पहुंचने से चक्कर आने, उल्टी और पेट दर्द की शिकायत हो सकती है। जी न्यूज़।